पीपल, नीम, बरगद, ये सब पेड़ ह्यूमंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और इनका आयुर्वेद से लेके एलोपैथी में भी कई तरह की दवाइयों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफी अच्छे होते हैं। लेकिन क्या आपने बम्बू के बारे में सुना है? आई एम श्योर कि अब तक आपने इसको एक यूजलेस पेड़ ही समझा होगा जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार इस बम्बू की इंपॉर्टेंस क्या होती है और इसका इस्तेमाल करके कौन कौन सी इको फ्रेंडली चीजें बनाई जाती हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बॉस आप रेस में पीछे हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको मिलती है ऐसी इन्फॉर्मेशन जो शायद आपको कहीं और ना मिले। तो फटाफट देरी ना करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बम्बू यानी कि बांस एक ऐसा पौधा है जो काफी फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ स्ट्रेट होता है। इसके तने का इस्तेमाल हम फर्नीचर, टूथपिक, स्ट्रॉ, पेपर्स, चॉपस्टिक और कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने में करते हैं। इसका इस्तेमाल कई तरह के इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है। अब बम्बू की इस इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए बीते कुछ सालों में इसकी फार्मिंग का जैसा एक ट्रेंड चला है ना, वो गजब का है। इतना ही नहीं, कई कॉन्टिनेंट में अब इसकी फार्मिंग की जा रही है, जैसे कि अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में। वहीं अगर हम कुछ कंट्रीज की बात करें तो चीन, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, ब्राजील और म्यांमार और साथ ही भारत में भी इसकी खेती की जाती है। बात करें अगर बांस के साइंटिफिक नेम की तो इसका साइंटिफिक नेम है बम्बूसा वुल्गैरिस। बांस की बढ़ती इंपॉर्टेंस की वजह से इसे इंडिया में हरा सोना भी बोला जाता है। जी हाँ, बम्बू फार्मिंग में वैसे तो काफी मेहनत कम लगती है और इनकम भी अच्छी खासी हो जाती है, इसीलिए ज्यादातर लोग आजकल बम्बू फार्मिंग में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। बांस दुनिया में तेजी से बढ़ने वाले पौधों में से एक है और बात करें अगर हम वुड बम्बू की तो ये एक नेचुरल कंपोजिट मटेरियल होता है। स्ट्रेंथ में ये सॉफ्ट वुड और हार्ड वुड की क्वालिटी रखता है, क्योंकि ये हर मौसम में काफी फ्लेक्सिबल होता है और ये एक ऐसा पौधा होता है जिसे एक बार प्लांट करके अगले कई साल तक इसके बेनिफिट लिए जा सकते हैं और इसमें बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। बांस की खेती के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसे किसी खास तरह की मिट्टी की जरूरत नहीं होती है, बल्कि आप इसे किसी भी जमीन में उगा सकते हैं। सूखी मिट्टी पर भी बांस की खेती बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि रेतीली दोमट मिट्टी में बांस के इन पौधों को काफी अच्छे से उगाया जा सकता है और वहां पर इसकी फसल बाकी के जगहों के कंपैरिजन में काफी अच्छी होती है। बांस की खेती के लिए आप 4.5 से 6 pH मान वाली जमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी अच्छी फसल के लिए गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है और ऐसा भी कहा जाता है कि कूल टेम्परेचर में एक बांस का पौधा प्रतिदिन 2 से 3 इंच के आसपास बढ़ जाता है। ये एक ऐसा पौधा है कि लगभग हर तरह की जमीन में उग जाता है, चाहे कोई ठंडी जगह हो या दलदल हो, वहां पर भी ये पौधा अच्छी तरह से उग जाता है। ये एक ऐसा पौधा है जिसे बहुत ज्यादा देखरेख या फिर पानी देने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप इसे शुरुआत में ही थोड़ी बहुत पानी दे देते हैं ताकि इसका पौधा अच्छे से ग्रो कर जाए, तो बाद में आपको इसको अलग से देखरेख करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ऐसे क्षेत्र जहां पर बारिश कम होती है या सूखा होता है, वहां पर नमी बनाए रखने के लिए सूखे पत्तों या फिर सूखे कार्बनिक पदार्थों को मिलाकर पौधे के चारों तरफ फैला दिया जाता है ताकि उन्हें आवश्यक मात्रा में नमी मिलती रहे और बांस के इन पौधों को अंकुरित होने में आसानी रहे। बांस के ये पौधे जनरली बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा समय भी नहीं लेते हैं और इसे एक बार लगाने के बाद अगले 5 साल बाद आप कटाई कर सकते हैं। बांस के पौधों को एक बार काटने के बाद भी इसके कुछ पौधे फिर से ग्रो कर जाते हैं और आप इससे फिर से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बांस की कटाई के बाद अब इन्हें बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोड करके प्रोसेसिंग यूनिट तक लाया जाता है ताकि इसके जरूरत की कई इको फ्रेंडली चीजें बनाई जा सके। इस क्रम में सबसे पहले नंबर आता है प्लाईवुड का। इसके लिए सबसे पहले इन बैम्बूस को एक बराबर आकार में कटाई मशीन्स में कट कर लिया जाता है और इसके बाद इन बांस की पट्टियों को पॉलिश कर दिया जाता है और इसके बाद इन्हें सुखाया जाता है। एज पर आवर क्लाइंट नीड, इन पट्टियों को जरूरत के हिसाब से मोड़ लिया जाता है ताकि इन्हें सही आकार दिया जा सके। जब एक बार इन्हें डिफरेंट शेप्स में मोल्ड कर लिया जाता है तो इनकी क्वालिटी की भी जांच की जाती है ताकि आगे के प्रोसेसिंग के लिए सही हो या नहीं हो, ये बात का पता लगाया जा सके। इसके अगले स्टेप में ग्लू को अप्लाई किया जाता है और बम्बू की इन स्ट्राइप्स को एक दूसरे के ऊपर रखकर आगे प्रोसीड कर दिया जाता है और अगले स्टेप में हमारा ये बम्बू प्लाईवुड देखिए बनकर तैयार हो जाता है। अब इन प्लाईवुड को केयरफुली पकड़कर एक स्टैंडर्ड साइज में कट कर लिया जाता है और एक शेप दे दिया जाता है। यहाँ पर प्लाई की चौड़ाई से लेके मोटाई तक का ध्यान रखा जाता है।
अगर इनकी मोटाई ठीक है तो इन्हें आगे प्रोसीड कर दिया जाता है, और अगर ऐसा नहीं है तो इन्हें मशीन में रेत कर पहले पतला किया जाता है, तब आगे की प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। अगले यूनिट में इनकी पैकेजिंग की जाती है और वहां से इन्हें ट्रांसपोर्टेशन के जरिए मार्केट तक पहुंचा दिया जाता है। अब प्लाईवुड के बाद बारी आती है स्ट्रॉ की, जिसे आप आजकल मार्केट में बहुत ही इजीली बिकते हुए देखते हैं और किसी भी लिक्विड को पीने के लिए खरीद लेते हैं, है ना। हालांकि ये ज्यादातर प्लास्टिक के ही आते हैं, लेकिन आजकल हमारे एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए अब इसे रिप्लेस किया जा रहा है इन बैम्बूज के स्ट्रॉ से, क्योंकि ये एक कंप्लीट नेचुरल प्रोडक्ट है जिसे रिन्यूएबल भी किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल इसलिए भी अच्छा होता है क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए भी काफी अच्छे होते हैं, साथ ही हल्के होने के साथ ही साथ इजी टू यूज होते हैं। इन्हें एक से ज्यादा बार इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अब अगर इन स्ट्रॉस के बाद बात कर लें फर्नीचर की, जिसमें इसका इस्तेमाल काफी समय से किया जा रहा है। बम्बू से आजकल सोफे से लेकर मेज तक और मेज से लेकर बुक शेल्फ तक, अलमीरा से लेकर बेड तक हर चीज बनाई जा रही है। जी हाँ, चूंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होते हैं, इसीलिए इनकी लाइफ स्पैन भी काफी लंबी होती है और अपने लाइट वेट की वजह से ये काफी इजीली पोर्टेबल भी होते हैं, जिन्हें काफी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। और शायद यही वजह भी है कि आजकल बड़े से बड़े रेस्टोरेंट और होटल से लेके और भी कई अच्छी जगहों पर इंटीरियर के लिए इन बांसों से बने फर्नीचर का इस्तेमाल किया जाता है। और आजकल इसको इतनी खूबसूरती के साथ में बनाया जाता है कि ये लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में माहिर होते हैं। खैर, ये तो हो गई फर्नीचर और इंटीरियर की बात, लेकिन शायद आपको ये जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि एक बांस का इस्तेमाल कई देशों में फूड के तौर पे भी किया जाता है। जी हाँ, दरअसल बांस के इन कोपलों को फूड इंग्रेडिएंट्स के तौर पर कई देशों में इस्तेमाल किया जाता है और इन कंट्रीज में से हमारा भारत भी एक माना जाता है। हमारा भारत क्या पीछे किसी चीज में। अगर आप ये नहीं जानते कि बांस के कोपले क्या होते हैं, तो आपको बता दें कि बांस के कोपले उन पौधों को बोला जाता है जो बांस के अभी युवा पौधे होते हैं और इन्हें जरा बढ़ने से पहले ही काट दिया जाता है। इनका कलर लाइट येलो होता है और ये टेस्ट में काफी कड़वे भी होते हैं, इसीलिए इनका इस्तेमाल अचार से लेकर सब्जी और सलाद बनाने तक में किया जाता है। इनको खाना इसलिए भी हेल्दी होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन और फाइबर काफी रिच अमाउंट में होता है। इतना ही नहीं, इसमें विटामिन सी, थायमिन, विटामिन B6, फास्फोरस, कॉपर, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीज, विटामिन ई और आयरन भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल मेडिसिन के तौर पर किया जाता है। कुछ स्टडीज में यह भी बताया गया है कि बांस के कोपलों में काफी रिच अमाउंट में फाइबर पाया जाता है, जो हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, जिससे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम से आप दूर रहते हैं। साल 2016 में जर्नल ऑफ कैंसर साइंस थेरेपी में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक बांस में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कैंसर को रोकने में मददगार होता है और इससे ब्रेस्ट कैंसर का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। इसमें यूट्रस को शक्ति देने वाले कई एलिमेंट पाए जाते हैं, जिससे प्रेग्नेंट लेडीज को तमाम तरह की परेशानियों को फेस नहीं करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि पूरी दुनिया में बांस की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से सिर्फ 110 प्रजातियों के कोपलों को ही खाया जा सकता है। हर किसी को थोड़ा ना खाया जा सकता है। जी हाँ, क्योंकि बाकी की प्रजातियों में जहर पाया जाता है, इसलिए जरा संभल कर। इसीलिए बांस के किसी भी कोपले को खाने से पहले एक बार उसे अच्छे से जांच पड़ताल कर लेना चाहिए, नहीं तो इंटरनेट पर पढ़ भी लो कि भाई ये सीधा साधा खाने वाला है या फिर जहरीला है। वैसे क्या आपने बांस के इन कोपलों को कभी टेस्ट किया है क्या? और टेस्ट किया है तो जरा इसका टेस्ट बताइए कैसा होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई नई वीडियो की अपडेट भी आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।